Hello students, welcome back to our YouTube channel आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। लास्ट क्लास में हमने बात किया था केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के बारे में और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन्स के बारे में, औषधियों की परिभाषा पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन्स भी हमने पढ़ा था। 4 आधार पर हमने इसको बांटा था। एक था हमारा फार्माकोलॉजिकल, दूसरा ड्रग एक्शन, तीसरा हमारा था केमिकल स्ट्रक्चर और चौथा था टारगेट मॉलिक्यूल्स या लक्ष्य अणुओं के आधार पर। अच्छा, इसके बाद में हमने बात की थी एनाल्जेसिक्स के बारे में या पीड़ाहारी दर्द निवारक औषधियों के बारे में, जिसको हमने कहा था कि ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है नारकोटिक्स और दूसरा होती है नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स या हम कहें स्वापक औषधियाँ। स्वापक औषधियाँ क्या होती है? जिनका व्यक्ति क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि व्यक्ति इनका क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। लेकिन नॉन नारकोटिक्स के बारे में हमने कहा था कि व्यक्ति इनका आदी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी लास्ट क्लास के बारे में कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स। देखिए, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। यहाँ आपके सामने मैंने 2 इमेजेस रखी हैं ट्रैंक्विलाइजर्स के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है ये कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तनाव में है, या आप देख रहे होंगे चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर से। ठीक है, तो ये कैसा है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में है। अच्छा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मैंने क्या रखा है, एक इमेज रखी है जिसके अंदर डिप्रेशन घोर तनाव जो स्थिति जो पैदा हो जाती है किसी इंसान के अंदर, जिसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर मूड स्विंग्स आ जाते हैं। व्यक्ति का समय समय पर मूड जो होता है वो चेंज होता रहता है, या आप कह सकते हैं कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, या फिर रात रात को उसको नींद नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनके इफ़ेक्ट्स डालती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा चिंता में हो, या हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। दुख, चिंता, तनाव, थकावट, ऐसी जो भी स्थितियाँ होती हैं उनसे किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए हम औषधियाँ जो काम में लेते हैं वो होती है ट्रैंक्विलाइजर्स, या मैं कह देती हूँ प्रशांतक। अब प्रशांतक के बारे में हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं। तो देखिए, ऐसे रसायन जिनका उपयोग मानसिक रोगों की पहचान, निदान और उपचार में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि पीड़ाहारी औषधियाँ जो होती हैं ये हमारे तंत्रिका तंत्र के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं, उसी तरीके से प्रशांतक भी कैसे हैं, तंत्रिका सक्रिय औषध है। ये भी क्या करते हैं, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करते हैं, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। और क्या करते हैं, ये संदेश स्थानांतरण की जो क्रियाविधि होती है उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि हम प्रशांतक का उपयोग क्यों करते हैं, तो इन औषधियों का उपयोग करते हैं तनाव, थकावट, घोर भय, बहुत ज़्यादा डर अगर किसी चीज़ का हो, मंद या उग्र मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि से हमें मुक्ति दिलाते हैं। जब ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं तो ये निद्राकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, निद्राकारी, यानी इनके सेवन से क्या हो जाती है, हमें तुरंत या तो नींद आने लग जाती है। ठीक है, और स्वस्थ होने की जो भावना होती है उसको भी ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब क्योंकि इनका प्रभाव कैसा होता है, निद्राकारी, और निद्राकारी प्रभाव उत्पन्न करने के कारण ही इनको नींद की गोलियों का आवश्यक घटक जो है वो माना जाता है। ठीक है, ये नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होने की वजह से ही क्या होते हैं, अपना निद्राकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इनको नींद की गोलियों में आवश्यक रूप से मिलाया जाता है। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसमें अक्सर नींद की गोलियाँ होती हैं, और जो नींद की गोलियाँ होती हैं ये उनको क्या करती है, तनाव से मुक्ति दिलाती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति, या हम कहें कि ये जो लेडी है इसने बहुत सारी मेडिसिन ले रखी हैं, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है, दुखी है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, अब अगर ऐसा परेशान होता है व्यक्ति तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इस तरह की कि वो बहुत ज़्यादा कैसा है, दुखी है। अब हम उस व्यक्ति को उसके मानसिक दुखों से या उसके तनाव से किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, तो जब हम ट्रैंक्विलाइज़र का उपयोग करते हैं, जब आपको ये उसको मेडिसिन देंगे, उसको ये औषधि देंगे, तो ये उसके मस्तिष्क पर क्या करेगी, अपना प्रभाव डालेगी। और जब ये उसके मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालती है तो ये उस व्यक्ति के अंदर खुश रहने की भावना को बढ़ाती है। यानी ये व्यक्ति को क्या करती है, खुश रहने की जो भावना होती है उसके अंदर उसको बढ़ाती है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से होता है। देखिए क्या होता है
कि हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर एड्रेनलिन नाम का प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो क्या करता है, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है। यानी कि ये हमारे मूड परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति के जो भी मूड स्विंग्स होते हैं, अगर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी वो खुश हो जाता है, आप उसके व्यक्ति के मूड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनलिन की वजह से होता है। अब मान लीजिए किसी कारण से अगर इस हार्मोन की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, डिप्रेशन या तनाव का शिकार हो जाएगा। अब प्रशांतक क्या करते हैं, ये उन एंजाइमों के कार्य को बाधित करते हैं जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि जब एंजाइम नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को विघटित करते हैं तो इससे इस हार्मोन की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, ऐसी औषधियाँ प्रेस्क्राइब करते हैं उसके लिए, तो ये क्या करती हैं, ये उन एंजाइमों के उस कार्य को बाधित कर देती है जो एंजाइम इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर रहे होते हैं, विघटित कर रहे होते हैं, जिससे इस विघटन कम हो जाएगा इसका, किसका, नॉर एड्रेनलिन का। और जब नॉर एड्रेनलिन का विघटन कम हो जाता है तो नॉर एड्रेनलिन अपना कार्य जारी रखता है और व्यक्ति में क्या करता है, खुश रखने की जो प्रवृत्ति होती है या उसकी जो स्वस्थ होने की भावना होती है उसको जागृत करता है और इस प्रकार से व्यक्ति जो होता है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो हमने देखा कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं, ये ट्रैंक्विलाइजर्स या प्रशांतक क्या कार्य करते हैं, ये मानसिक रोगों के उपचार में सहायक होते हैं। अच्छा, कभी कभी आप ऐसा न्यूज़ भी सुनते होंगे कि मान लीजिए जो गांव होते हैं, जो जंगल के बहुत आसपास होते हैं, वहाँ पे कभी कभार हम सुनते हैं न्यूज़ के अंदर कि कोई बाघ आ गया, कोई चीता आ गया और वो क्या करता है, गांव वालों पर हमला करने लग जाता है और फिर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ से कोई आते हैं और वो उसको पकड़ के ले जाते हैं। आपको लगता है कि जब इतना उग्र हो चुका है वो जानवर, तो उसको इतना आसानी से पकड़ना संभव होता है? नहीं, हम जानते हैं कि उसको कोई ना कोई दवाई दी जाती है और उसके बाद उसको क्या करते हैं, वहाँ से पकड़ करके ले जाते हैं। अच्छा, जब वो इतना ज़्यादा उग्र होता है तो उसको कौन सी दवाई दी जाती है, तो उसको प्रशांतक का इंजेक्शन दिया जाता है, उसको ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दिया जाता है। और ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है, वो उस जानवर के तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालता है और जब वो उस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तो इससे क्या हो जाता है, उस जानवर को नींद आ जाती है और जब उस जानवर को नींद आ जाती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से पकड़ करके ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रैंक्विलाइजर काम में आते हैं। चलो कुछ देखते हैं, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि मेप्रोबोमेट। मेप्रोबोमेट को देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। इसके अंदर देखो मैंने एक गोला बना रखा है कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एल्किल समूह जिसको हम बोलते हैं, ये इक्वेनल जो है इसमें, यहाँ पर इन दोनों की संरचनाओं में केवल एक यही डिफरेंस होता है और यहाँ पर एक एल्किल समूह अलग होता है और यहाँ पर एक एल्किल समूह अलग होता है। ठीक है, तो ये मेप्रोबोमेट भी क्या है, एक ट्रैंक्विलाइजर है, एक प्रशांतक है। इक्वेनल भी क्या है, ये भी एक प्रशांतक है। और ऐसे ही क्लोरडाइजेपोक्साइड भी क्या है, ये भी एक प्रशांतक है, एक ट्रैंक्विलाइजर है, जो क्या करता है, व्यक्ति को मानसिक रोगों से या उसके तनाव से आज़ाद करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। बार्बिट्यूरेट्स वास्तव में बार्बिट्यूरिक अम्ल के ही व्युत्पन्न होते हैं। किसके व्युत्पन्न होते हैं, ये बार्बिट्यूरिक अम्ल के। बार्बिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, बार्बिट्यूरेट्स कहलाते हैं और इनका भी प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका हिप्नोटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नींद आने लग जाती है। तो ये जो आपने देखा कि बार्बिट्यूरिक अम्ल होता है, बार्बिट्यूरिक अम्ल किससे बनता है, बार्बिट्यूरिक अम्ल बनता है यूरिया प्लस हम बात कर सकते हैं मेलोनिक एसिड की। यूरिया और मेलोनिक अम्ल, इन दोनों की ही क्रियाओं से क्या बन जाता है, इन दोनों की क्रियाओं से बनता है बार्बिट्यूरिक अम्ल। और बार्बिट्यूरिक अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं, ये व्युत्पन्न क्या होते हैं, बार्बिट्यूरेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, प्रशांतक के रूप में। जैसे इसके एग्जांपल्स है वेरोनल, ल्यूमिनल या सेकुनल। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से आपके जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं उसके व्युत्पन्न बनते हैं। देखो ये है बार्बिट्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब इस बार्बिट्यूरिक अम्ल के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि हमने देखा, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला गोला जिसको हमने सर्कल कर रखा है। इस स्थिति को देखिए, देख सकते हैं कि इस स्थिति के दोनों ही तरफ कार्बोनिल समूह दिखाई दे रहा है आपको और हम जानते हैं कि कार्बोनिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, -I। कौन सा प्रभाव होता है, -I प्रभाव। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, -I प्रभाव।
अच्छा बताइए, माइनस आई प्रभाव है तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। यानी कि ये जो स्थिति हम देख सकते हैं, इस स्थिति के जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये अब कैसे हो चुके हैं, सक्रिय हाइड्रोजन हो चुके हैं, जिनको आसानी से बाहर निकाल करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ मैंने क्या दिखाया कि ये जो आपको सर्कल करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमने 2 एथिल समूह लगा रखे हैं। ये ईटी क्या है, ये ईटी आपका एथिल समूह है। ये ईटी आपका क्या है, एथिल समूह है, ठीक है। इसके बाद ये देखो ल्यूमिनल, ल्यूमिनल क्या है, इसमें यहाँ जो है बस ग्रुप्स के अंदर हमने चेंज किया है, ग्रुप्स के अंदर थोड़ा बहुत जो चेंज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेकोनल, सेकोनल में भी क्या है, हमने थोड़ा सा ग्रुप्स को चेंज किया है। और ये ग्रुप्स चेंज किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि बार्बिट्यूरिक अम्ल जो है इसमें ये जो पोजीशन है ये कैसी पोजीशन है, एक्टिव पोजीशन है। और इस एक्टिव पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं किसी भी एल्किल समूह के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई किसके बारे में, बार्बिट्यूरिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों के बारे में, जो भी किसकी तरह कार्य करते हैं, प्रशांतक की तरह ही कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशांतक क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रशांतक के बाद हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स के बारे में। एंटी माइक्रोबायल या हम कह सकते हैं प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के बारे में, ठीक है। अब प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियाँ क्या होती हैं, तो जो सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध कार्य करती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियाँ कहलाती हैं। जैसे देखिए, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों का उपचार करने में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रति सूक्ष्मजीवी कहलाते हैं। और प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियाँ ये क्या करती हैं, ये सूक्ष्म जीवों के रोगजनक क्रियाविधि को या तो क्या कर देती है, बिल्कुल ही नष्ट कर देती है, और या फिर उन्हें कम कर देती है। यानी उनकी क्रियाविधि को या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी और या फिर उसको कम कर देती है। अब सूक्ष्म जीव की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, वो जीवाणु भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, या फिर परजीवी भी हो सकते हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, प्रति सूक्ष्म जीवी होते हैं। जैसे जीवाणु के लिए प्रति जीवाणु, वायरस के लिए प्रति वायरस, कवक के लिए प्रति कवक और परजीवी के लिए प्रति परजीवी। इस प्रकार के जो प्रति सूक्ष्म जीवी होते हैं, इन औषधियों का उपयोग हम करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं कि जो जीवाणु, वायरस, कवक या परजीवी होते हैं, इन जीवों के द्वारा हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न किए जाते हैं उसको हम 3 प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं हम कि जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीव, ये उनको क्या करते हैं, मार देते हैं, उनको नष्ट कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव वृद्धि कर रहे होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका क्या होता है कि ये औषधि जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में क्या करती है, वृद्धि करती है। यानी कि इनके 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो ये सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, मार देती है, या फिर उनकी वृद्धि को भी क्या कर देती है, रोक देती है, और या फिर ये हमारे शरीर में क्या कर देती है, प्रतिरोधक क्षमता के अंदर वृद्धि कर देती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हमने बात की है, एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स के बारे में। अब देखिए कि इनको हमने कितने भागों में बांटा है, इनको हमने 3 भागों में बांटा है कि प्रति सूक्ष्म जीवी जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार से क्रिया करते हैं, और इसलिए ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या है, पहला है एंटीबायोटिक्स प्रति जैविक, दूसरा है एंटीसेप्टिक्स प्रतिरोधी, और तीसरा है डिसइंफेक्टेंट्स जिसको हम रोगाणुनाशी या रोगाणुरोधी भी कह सकते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स जो है वो अब तक हमने डिराइव कर लिए हैं, या हम कह सकते हैं कि जिनकी डिस्कवरीज हो चुकी है, खोज हो चुकी है। प्रतिरोधी क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक किस तरीके से कार्य करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक क्या होते हैं, देखिए प्रतिजैविक जो होते हैं इसको हम यहाँ पर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं कि एक तो होता है एंटी शब्द और एक होता है बायोटिक्स शब्द। एंटी शब्द का मतलब अगेंस्ट यानी विपरीत कार्य करना, बायोटिक्स यानी लाइफ, जीवन के प्रति या जीवन के अगेंस्ट कार्य करना। तो ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये विपरीत प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जीवन पर। यानी कि पहले तक ऐसा माना जाता था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं
उन्हीं सूक्ष्म जीवों में से क्या करते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोकने में या उनको नष्ट करने में काम में ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भी डिस्कवरीज होती चली गई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सूक्ष्म जीवों से ही ऐसे रसायन निकले जो क्या कर सकते हों, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को हमारे शरीर में रोकते हों या उन्हें नष्ट करते हों। इसके लिए बाद में जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई तो ये पता चला कि इन रसायनों को संश्लेषित भी किया जा सकता है। इसलिए अब इसकी एक नई डेफिनेशन जो है हमारे सामने आ जाती है, और वो नई डेफिनेशन क्या है कि आंशिक या पूर्ण रूप से संश्लेषित ऐसे रसायन जो शरीर में संक्रमण रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों के अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसके बारे में, प्रतिजैविकों के बारे में, कि ये क्या होते हैं, ये आंशिक या पूर्ण रूप से संश्लेषित पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, उनके प्रक्रमों के अंदर अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। दूसरी चीज़ कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉल एरलिश। ये जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो अपने कुछ पदार्थों पर काम कर रहे थे, और उस समय उन्होंने एक रोग था सिफिलिस। इस सिफिलिस रोग के इलाज के लिए इन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी जिसका नाम था आर्सफेनामिन। ये आर्सफेनामिन नामक औषधि जो सिफिलिस ने बनाई थी, इस औषधि का ही दूसरा नाम है सेल्वर्सन, और इसके लिए इसके उपचार के लिए या सिफिलिस के उपचार के लिए जो है इन जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट पॉल एरलिश को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था आर्सफेनामिन या सेल्वर्सन का, उसमें इन्होंने देखा था कि एक आर्सेनिक और आर्सेनिक के बीच में डबल बॉन्ड, ये इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि इस सेल्वर्सन के अंदर क्या है कि जो दो इकाइयाँ हैं उनमें आर्सेनिक और आर्सेनिक जो है ये आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हालांकि ये दवाई जो थी ये बहुत ज़्यादा कारगर थी सिफिलिस के इलाज के लिए, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में टॉक्सिक भी थी जो कि मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती थी काफ़ी समय तक। उसी समय आपका जो ये पॉल एरलिश जो है, ये पॉल एरलिश क्या कर रहे थे, डाइज के ऊपर कार्य कर रहे थे। एजोडाइज, एजो समझते हैं हम लोग, नाइट्रोजन को हम लोग एजो बोलते हैं। ये एजोडाइज के ऊपर कार्य कर रहे थे, जिस एजोडाइज के अंदर क्या था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था। तो इन्होंने कहा कि जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है तो क्यों ना उसी के जैसे हम एक औषधि भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जब एजोडाइज के ऊपर कार्य कर रहे थे तो इन्होंने कार्य करते करते ही एक दूसरी मेडिसिन बनाई थी, और वो मेडिसिन थी आपकी प्रोंटोसिल। ये उन्होंने प्रोंटोसिल नामक जो दूसरी औषधि बनाई थी, इसके अंदर क्या था, इसमें समान सेल्वर्सन के जैसे ही, जैसे सेल्वर्सन के अंदर क्या है, आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक, वैसे ही प्रोंटोसिल में क्या था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो प्रोंटोसिल के अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, और केवल यही एक चेंज वहाँ पर था जो इसको इससे डिफ्रेंशिएट कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से सेल्वर्सन जो थी ये अपनी एंटीबायोटिक जो एक्टिविटीज़ थी वो शो कर रही थी, उसी तरीके से ये प्रोंटोसिल भी क्या कर रही थी, ये भी एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो कर रही थी। और देखा जाए तो ये प्रोंटोसिल इस सेल्वर्सन की तुलना में अधिक प्रभावी थी। इसकी तुलना में क्या थी, ये अधिक प्रभावी थी। देखो, प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु प्रोंटोसिल पॉल एरलिश ने ही बनाई थी। दोनों ही उन्होंने बनाई है, सेल्वर्सन भी उन्होंने बनाई है और प्रोंटोसिल भी उन्होंने ही बनाई है। लेकिन इसके अंदर बस आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक के स्थान पर क्या था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बंद पाया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले पॉल एरलिश ने क्या किया था, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोंटोसिल, अब प्रोंटोसिल में उपस्थित पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड भाग, देखिए पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड भाग कौन सा है, तो वो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बोला गया है पैरा अमीनो सल्फोनेमाइड भाग। ठीक है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड भाग, वो इसी को बोला जा रहा है। और ये जो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड भाग जो है, इसी की वजह से प्रोंटोसिल क्या थी, अधिक क्रियाशील थी। ये देखो, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड जो भाग है आपका, इसी की वजह से ये क्या थी, अधिक क्रियाशील थी। और इस प्रकार हमें सल्फा औषधियों के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि ये इस जो आपका प्रोंटोसिल है, ये प्रोंटोसिल क्या होता है, जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर जाकर के ये पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड के अंदर ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, सल्फा औषधियों के बारे में पता चला। जैसे इसके बाद दूसरी क्रांति जो आई एंटीबायोटिक्स के, उसमें था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने 1929 में एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो कवक थी, फंजाई थी, इसके द्वारा एक प्रतिजैविक की खोज की जिसका नाम है पेनिसिलिन।
और इसके लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पेनिसिलिन नाम सबने सुन रखा होगा। और ये पेनिसिलिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक था, क्योंकि जब विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उस समय ये जो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके द्वारा बनाई गई ये जो पेनिसिलिन थी, इस पेनिसिलिन से काफ़ी अमेरिकी सैनिकों को उपचारित किया गया था। तो ये उस समय बहुत ज़्यादा काम में भी आई थी। तो पेनिसिलिन क्या है, ये एक बहुत ही आवश्यक एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होता है, या हमने किस प्रकार से इन एंटीबायोटिक्स जो आपके प्रतिजैविक होते हैं उनको बांट रखा है। पहली बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से कार्य करती है। ये जिस तरीके से कार्य करती है उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमने बांटा है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक हमने बांटा है बैक्टीरियोसाइडल। देखो ये देखो बैक्टीरियोस्टैटिक तो क्या कर रही है, ये आप जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है। देखो बांध रखा है उनको, है ना, तो उनको क्या कर देती है, रोक देती है। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल ये क्या करता है, इस सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक तो हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरा क्या हो गया, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, यानी कि उनका जो कार्य करने का तरीका होता है उसका एक स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग प्रकार के जीवाणु पर किस तरह से कार्य करते हैं। तो उसको हमने दो भागों में बांट रखा है। वैसे देखा जाए तो हमने उसको तीन भागों में बांट रखा है। एक और है यहाँ पे एडिशन, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड। यहाँ पे एक लिमिटेड और आएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से बांटा गया है। एक तो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक है नैरो स्पेक्ट्रम और एक इसके बाद आता है लिमिटेड या सीमित स्पेक्ट्रम। आगे इसको अच्छे से अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं कि प्रतिजैविक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोसाइडल मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है जीवाणुनाशी बैक्टीरियोसाइडल। साइडल क्या करते हैं, ये प्रतिजैविक जो होते हैं शरीर में सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं उनको। जैसे पेनिसिलिन हुआ, ऑफ्लॉक्सासिन हुआ या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड हुआ। इनका कार्य कैसा होता है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है, यानी ये जीवाणु को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं उनको। लेकिन ये जीवाणु निरोधी, ये थोड़ी दया करते हैं उसके ऊपर। इनको अब क्या बोल रहे हैं, जीवाणु निरोधी बैक्टीरियोस्टैटिक। अब ये क्या करते हैं, ये प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवाणुओं पर निरोधक प्रभाव डालते हैं, मतलब उनकी जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को रोक देते हैं। ये शरीर में जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो रही होती है उस वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरेम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये सब किसके उदाहरण है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक के उदाहरण है, या हम कहें जीवाणु निरोधी के उदाहरण है। तो यहाँ तक समझ में आया कि प्रतिजैविक को हमने उसकी क्रियाविधि के आधार पर, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक बैक्टीरियोसाइडल है और एक बैक्टीरियोस्टैटिक है। एक जो जीवाणुओं को बिल्कुल मार ही देता है और एक वो जो जीवाणुओं की वृद्धि के ऊपर अपना क्या डालता है, केवल निरोधक प्रभाव ही डालता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी जीवाणु निरोधी, केवल क्या कर रहा है, उनकी वृद्धि को रोक रहा है, उनको बांध लिया, पकड़ के बैठ गया कि बस अब तुम ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इनको बांध लेते हैं, इनकी क्रियाविधि को प्रभावित कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरेम्फेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, सल्फोनेमाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, आगे है बैक्टीरियोसाइडल। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि क्या कर दिया, मार दिया। किसको, सूक्ष्म जीवों को। जो शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि कर रहे हैं उनको इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, बीटा लैक्टम्स, वैंकोमाइसिन, क्विनोलॉन्स, रिफाम्पिन और मेट्रोनाइडाजोल। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल के बारे में, कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं प्रतिजैविकों की क्रिया का स्पेक्ट्रम। देखो प्रतिजैविकों की क्रिया का स्पेक्ट्रम, ये हम क्या कह सकते हैं, क्यों बांटा हमने इसको, या प्रतिजैविकों की क्रिया का स्पेक्ट्रम आया कहाँ से। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं छोटी सी चीज़ कि जीवाणु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब हालांकि बायोलॉजी के अंदर आप इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जब इनको स्टेन किया जाता है, ग्राम स्टेनिंग की जाती है इनकी, जब स्टेन किया जाता है तो ये तो हो जाते हैं पर्पल कलर के, और ये जो होते हैं ये पर्पल कलर के नहीं होते, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है।
इसलिए जब इनकी स्ट्रेनिंग की जाती है और स्ट्रेनिंग करके इनको वॉश भी कर देते हैं, धो भी देते हैं, तो भी जो कलर होता है वो पूरा बाहर नहीं निकलता। कलर क्या होता है, पूरा बाहर नहीं निकलता, इसलिए ये कैसे दिखते हैं, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, इनकी जो ये कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, लेकिन ये भित्ति कैसी होती है, ये पतली होती है, थिन लेयर होती है। ये कैसी होती है, ये थिन लेयर होती है, और पतली होने की वजह से जब इसको वॉश किया जाता है तो इसका जो ये कलर होता है ये वापस से बाहर निकल जाता है, और इस वजह से ये क्या होते हैं, ये पर्पल कलर के नहीं होते। तो जो जीवाणु होते हैं उसको हमने दो प्रकार के भागों में बांटा है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। इन्हीं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के आधार पर ही हमने क्या किया है, ये जो प्रतिजैविकों की क्रिया का स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम की हमने यहाँ पे बातचीत की है। इसको डिस्कशन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं की वह संपूर्ण परास जिस पर प्रतिजीवाणु या प्रतिजैविक प्रभावकारी होते हैं वो क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम कहलाती है। और इसके आधार पर प्रतिजैविक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ऐसे प्रतिजैविक जो क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं की विस्तृत परास को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं या उनका निरोध कर देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहलाते हैं। यानी ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी एक को नहीं बल्कि दोनों को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका एम्पिसिलिन या फिर एमॉक्सिलिन। ठीक है, ये किसकी तरह कार्य करेंगे, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक की तरह, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है वो है संकीर्ण या मैं कह दूं कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब देखिए नैरो है तो यानी कहीं ना कहीं उस विस्तृत से कुछ कम काम करते हैं। तो ऐसे प्रतिजैविक जो क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को ही क्या करते हैं, अर्थात किसी एक ही प्रकार के जीवाणु के प्रति कैसे होते हैं, प्रभावकारी होते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं, ये संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पर काम नहीं करते बल्कि दोनों में से किसी एक पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। जो दोनों पर अपना प्रभाव दिखाता है वो तो कौन है, विस्तृत, और जो दोनों में से किसी एक पर अपना प्रभाव दिखाता है वो कौन है, ये संकीर्ण या नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। इसके एग्जाम्पल देखो, पॉलीमिक्सिन या वैंकोमाइसिन आदि। अब इसके बाद आता है तीसरा टाइप जो क्या है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यानी कि ऐसे प्रतिजैविक जो कैसे हैं, संकीर्ण से भी बहुत कम सीमित क्षेत्र रखते हैं अपना। ऐसे प्रतिजैविक जो एक जीव पे या सिर्फ एक ही रोग पर प्रभावित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके सीमित स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। जैसे पेनिसिलिन जी, डिसइडेजिरिन, ये दोनों कैसे हैं, ये सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। ठीक है, तो सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक क्या करते हैं, केवल एक रोग पर या केवल एक जीव पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। बात हुई किसकी, स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रतिजैविकों की। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। या देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सभी प्रकार के जितने भी हैं, कोई भी वैरायटी हो, ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, कोई भी प्रकार का हो, सब तरह के देखो यहाँ पर सभी जीवाणु को क्या कर रखा है इसने, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, या आप कह लो बंदी बना दिया एक तरीके से, ताकि वो अपना काम ना कर सके। नैनो स्पेक्ट्रम क्या कर रहा है, केवल एक ही प्रकार के सेलेक्टेड ग्रुप, केवल एक ही प्रकार के जीवाणुओं पर अपना कार्य कर रहा है। दोनों प्रकार के जीवाणु पर कौन करता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, केवल एक प्रकार पे कौन करता है, ये नैरो स्पेक्ट्रम। तो इसलिए दोनों की क्रियाविधि कैसी है, अलग अलग है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। आगे देखते हैं, यहाँ पर है अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्सेस नैरो स्पेक्ट्रम। यानी ये दोनों के अंदर जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, और इनकी जो क्रियाविधि होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे देखो ये इसके एग्जाम्पल्स डिफरेंट है आपके पास, टेट्रासाइक्लिन्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स, ठीक है, ये कार्बामेनामेंस, और यहाँ देखिए पेनिसिलिन VNG, या फिर ये लिंकोसेमाइड्स, या ये डेप्टोमाइसिन, रिफामाइसिन्स। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, ये स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल हुए, और ये इधर वाले किसके एग्जाम्पल हुए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल हुए। यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी आराम से कि आज हमने किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। आज हमने पढ़ा है एक तो उसके बारे में, ट्रैंक्विलाइजर्स प्रशांतक के बारे में क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा बारबिट्यूरेट्स, वो भी प्रशांतक की तरह ही कार्य करते हैं। उसके बाद हमने प्रति सूक्ष्म जीवी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, एंटीमाइक्रोबायल डक्ट्स के बारे में। हमने उसको 3 भागों में बांटा है, एक हमने बांटा है एंटीबायोटिक्स में, दूसरा हमने उसको बांटा है प्रतिरोधी जिसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स, तीसरा हमने बांटा है उसको डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो ये उसके 3 भाग हुए। 3 भाग में से जो पहला भाग है वो क्या था, वो था अपना एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को हमने आगे अलग अलग मोड ऑफ एक्शन के आधार पर और स्पेक्ट्रम के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है।
ठीक है। तो ये बातचीत किसके बारे में हुई हमारी, इसके बारे में। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, जो होगा किसके बारे में, एंटीसेप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।